हाँ बच्चों, आप सभी का वापस से मेरी अगली क्लास में स्वागत है। ठीक है, आज हम लेक्चर नंबर 15, ये हमारा लेक्चर नंबर 15 है और आज हम आपको गाउस की सेकंड एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे। ठीक है, और जैसा कि इससे पहले मेरी जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको गाउस की फर्स्ट एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स कराए थे। उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आए होंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं गाउस की सेकंड एप्लीकेशन, तो जरा ढंग से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड एप्लीकेशन है कि किसी समरूप अपरिमित, ठीक है, किसी समरूप अपरिमित आवेशित अचालक, ढंग से सुन लो, किसी समरूप अपरिमित आवेशित अचालक परत के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान की गणना। ठीक है, अब मैं इसको आपके सामने लिख देता हूं। हमारी सेकंड एप्लीकेशन है किसी समरूप अपरिमित, किसी समरूप अपरिमित आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत, V से बना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आ रही बात समझ में? तो हमारा टॉपिक है कि किसी समरूप अपरिमित आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। अब भैया इसके टॉपिक में ही थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्योंकि ये चीज आपके लिए नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना है अच्छे से। ठीक है, सबसे पहले तो बच्चे के दिमाग में एक चीज आती है कि सर ये कैसी परत है जो आवेशित भी है और अचालक भी है? ये कैसी परत है जिस पर आवेश भी हो लेकिन फिर भी हम उसको अचालक कह रहे हैं? तो ध्यान देना भैया, यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं और इसी पर ही आप ध्यान दें और अच्छे से समझें। ठीक है, देखो बेटा, दो चीज होती है, इसको आप चाहे तो नोट कर लेना या फिर अपने दिमाग में फिट कर लेना, चॉइस इज योर्स, कि अगर कोई वस्तु चालक है, यदि कोई वस्तु चालक है तो आवेश सदैव उस वस्तु की सतह पर उपस्थित होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई एक वृत्ताकार वस्तु है, अगर मैं कह रहा हूं कि ये एक आवेशित वस्तु है, ठीक है बेटा, तो आवेश पता कहां होगा? इसकी सतह पर। कहां होगा? इसकी सतह पर। ठीक है, तो ये तो हो गई बेटा आवेशित वस्तु। कौन सी वस्तु हो गई ये? आवेशित वस्तु, जिसको हम कहेंगे आवेशित चालक वस्तु। ठीक है, तो आप एक चीज या दिमाग में क्या फिट बैठी? आज आपने एक नई चीज क्या सीखी? अगर कोई भी वस्तु आवेशित है, कोई भी वस्तु आवेशित है तो आवेश उसकी सतह पर ही उपस्थित होगा। क्लियर? नंबर 2, मैं कह रहा हूं कोई एक ऐसी वस्तु है जो आवेशित है परंतु वो कैसी है? अचालक है। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने एक ये कोई पैरेललोग्राम ले लिया, मैं कह रहा हूं कि ये आवेशित है और अचालक भी है। सर हाउ कैन दिस पॉसिबल? दिस इज पॉसिबल। कैसे संभव है ये? कि आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि सर ने हमें बताया कि अगर कोई वस्तु चालक है तो ऑब्वियसली सी बात है चार्ज उसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि आवेश का जो वितरण होगा उसकी सतह पर होगा। अगर वो कैसी है? आवेशित होने के साथ साथ कैसी है? चालक है। अगर मैं कह रहा हूं कि कोई वस्तु आवेशित भी और वो अचालक भी है, तो सिंपल सी एक बात अपने भेजे में फिट बिठा लेना, आवेश उस वस्तु की सतह पर उपस्थित नहीं होगा। आगे बात समझ में? आवेश उस वस्तु की सतह पर उपस्थित नहीं होगा तो कहां होगा सर? उसके अंदर होगा। कहां होगा? अंदर। अब देखिए मैंने इसकी सरफेस पर कहीं चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है क्या? नहीं किया है ना। अब इस पर आवेश कहां है?
अंदर ही है ना, क्लियर। अब जब ये अंदर है तो अब ये वस्तु कैसी वस्तु बनेगी भैया, आवेश तो उपस्थित है इसके अंदर, तो कैसी हो गई, आवेशित, लेकिन सरफेस पर नहीं है, इसलिए कैसी हो गई, अचालक हो गई। आगे बात समझ में, तो ये तो हो गई आवेशित अचालक और ये हो गई आवेशित चालक। उम्मीद करता हूं अंतर आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा टॉपिक है किसी समरूप अपरिमित, यानी कि समरूप यानी कि प्रत्येक जगह से कैसी है, समान आकार की है, अपरिमित पता नहीं है कितनी लंबाई की और कितनी चौड़ाई की है, क्लियर। समरूप अपरिमित जिसका कोई हमारे पास परिमाण नहीं है, आवेशित और अचालक, अर्थात हमने एक ऐसी परत को उपयोग में लिया है जिसके अंदर आवेश भी उपस्थित है परंतु वो कैसी है, अचालक है। सभी जगह से आकार समान है परंतु कितना आकार है उसकी कोई जानकारी नहीं है। उस परत के कारण हम विद्युत क्षेत्र की क्या कर रहे हैं, तीव्रता की गणना कर रहे हैं। दिस इज ए सेकंड एप्लीकेशन ऑफ द गाउसेस लॉ, ठीक है। यह है गाउस के नियम का द्वितीय अनुप्रयोग, ठीक है, या सेकेंडरी थ्योरम। अब इसका थोड़ा सा मैं आपको स्टार्टिंग में थ्योरेटिकल पार्ट आपको समझा देता हूं। उम्मीद करता हूं मैंने टॉपिक का पूरा मीनिंग आपको समझा दिया कि एटलीस्ट हम किसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। तो अब इसकी थ्योरी को आप ढंग से सुनिए। हम एक अपरिमित आवेशित अचालक परत को उपयोग में लेते हैं जिसके अंदर एक समान रूप से आवेश उपस्थित है, ठीक है। इस परत के अंदर जितना आवेश उपस्थित है उसको मैंने क्यू मान लिया है और मैंने मान लिया है कि इस परत का जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो कितना है, सिग्मा है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर से एक छोटे से टुकड़े को उपयोग में लेता हूं, ठीक है ना। जिस छोटे टुकड़े को मैंने उपयोग में लिया है, अब मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस छोटे से टुकड़े के कारण ज्ञात करूंगा, उस परत के एक छोटे से हिस्से के कारण ज्ञात करूंगा। इस परत के सेंटर्ड पॉइंट ओ से स्मॉल आर दूरी पर कोई एक पॉइंट पी उपस्थित होता है, ठीक है, जहां पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान की क्या करेंगे, गणना करेंगे। अब आप कहेंगे कि सर हर बार आप पॉइंट पी ही क्यों लेते हो, इसका भी मैं आपको एक लॉजिक बता देता हूं, क्योंकि उत्पन्न करने को हम बोलते हैं प्रोपागेटिंग। प्रोपागेटिंग का मतलब उत्पन्न या उद्भव बिंदु, जिसका फर्स्ट डिजिट क्या आता है, पी, इसलिए हम जिस बिंदु पर ज्ञात कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, प्रोपागेटिंग पॉइंट कहेंगे। तो उसका पहला डिजिट क्या रहा है, पी, इसलिए हम हमेशा कौन सा पॉइंट लेते हैं, पी लेते हैं, ठीक है। तो मैंने एक उस अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत का एक छोटा सा हिस्सा लिया, प्लेट रूपी, ठीक है, जिसका नाम मैंने ए भी दे दिया है, कुछ भी मान लो आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हैं। उस परत के केंद्र बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई भी एक पॉइंट P उपस्थित है जहां पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान की क्या करनी है बच्चों, गणना करनी है, ठीक है। अब मैं मानता हूं कि इस केंद्र बिंदु O के, यानी कि ये जो परत हमने जो उपयोग में ली है ये ऐसे ही छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। अब हम देखते हैं इन इस पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के जो आधार घटक हैं वो परिमाण में बराबर होने के साथ साथ एक ही दिशा में होते हैं, जिसके कारण वो आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। सेम वही लैंग्वेज है जो इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने आपके लिए यूज में ली थी। और जो इसके लंबवत घटक हैं वो परिमाण में तो बराबर होते हैं बेटा, लेकिन दिशा में विपरीत होने के कारण वो जस्ट एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। अतः किसी अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण पॉइंट P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो केंद्र बिंदु O के कैसी होगी, लंबवत, परपेंडिकुलर होगी, अर्थात ओपी दिशा में होगी। अब कैसे लंबवत होगी, ओपी दिशा में कैसे होगी, वो तो भैया मैं चित्र से ही समझा सकता हूं आपको। हनुमान जी थोड़ी दिख रहा हूं मैं कि मुंह जबानी बता दूंगा सारी चीजें, तो आप डायग्राम पर फोकस कीजिए, ठीक है। तो जरा ध्यान दें, प्रूफ मैं आपको हर बार कहता हूं कि फिजिक्स के अंदर केवल डायग्राम की वैल्यूशन होती है। जिस बच्चे के डायग्राम का कंसेप्ट क्लियर हो गया वो डेरिवेशन में कभी रुकेगा ही नहीं, इसलिए आप डायग्राम पर फोकस ज्यादा करें। तो देखिए ये कैसी परत है बेटा, एक अपरिमित, ठीक है, समरूप, समरूप का मतलब समान आकार दिख रहा है, एक समरूप अपरिमित आवेशित, आवेशित है, आवेश उपस्थित करूंगा अभी, ठीक है ना। और कैसी है, अचालक, अचालक क्यों है, क्योंकि आवेश इसकी सतह पर उपस्थित नहीं है, कहां होगा, अंदर। हमने एक परत को उपयोग में ले लिया। अब डॉटेड मैंने इसे लगाया क्योंकि अपरिमित इसके आकार की हमें कोई कैलकुलेशन ही नहीं पता है कि कितनी लंबाई की है, कितनी बड़ी है, ठीक है, इसलिए मैं इसको अपरिमित बोल रहा हूं। अब पूरी एपर में जिसका आकार की मेरे को कैलकुलेशन नहीं है तो उसका तो मैं कैलकुलेशन कर ही नहीं सकता। अब बहुत बड़ा समुंदर है इस परत का जिसमें से मैंने एक छोटा सा हिस्सा यूज में लिया है,
तो ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ना, थोड़ा सा ये गहरी लाइन जो आपको दिख रही है, ये इस बड़ी सी परत में से मैंने एक छोटा सा हिस्सा काटा है। काट लिया बेटा, इसका नाम दे दिया मैंने STUV नाम दे दिया बेटा मैंने इसको, ठीक है। और ये इसके अंदर मैंने आवेश को उपस्थित कर दिया है। तो बेटा ये कैसी परत हो गई? समरूप आवेशित अचालक परत, ठीक है। अब ये जो पूरी मैंने प्लेट ली है, इसका ये हो गया सेंटर्ड पॉइंट। इस पूरी परत के अंदर जितना आवेश उपस्थित है उसको कितना मान लिया मैंने? Q। इस पूरी परत का जो क्षेत्रफल है उसको मैंने कितना मान लिया? S। और इस पूरी परत का जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो कितना है? सिग्मा। आप मेरे से कुछ क्रॉस क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, सर आपने यहां पर सिग्मा क्यों लिया है? याद कीजिए मैंने आपको आवेशों का वितरण पढ़ाया है, और आवेशों का वितरण 3 प्रकार का होता है, रेखीय, पृष्ठ और आयतन। यहां पर आप देख सकते हैं इससे पहली वाली जो पहली एप्लीकेशन थी उस पर हमारे पास केवल एक क्या था? धारावाही चालक तार ही तो था। तो लंबाई के अनुदिश आवेशों का वितरण हो रहा था, तो मैंने क्या लिया था? रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा लिया था। लेकिन आप यहां पे देख सकते हैं कि आवेश का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसके पृष्ठ के अनुदिश अर्थात इसके क्षेत्रफल के अनुदिश हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब जब क्षेत्रफल के अनुदिश हो रहा है तो मैं कौन सा आवेश घनत्व लूंगा? पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा, ठीक है। मैंने आपसे कहा था अकॉर्डिंग अवर थ्योरी, इस परत के केंद्र बिंदु O से स्मॉल r डिस्टेंस पर यहां पर कोई पॉइंट P उपस्थित है जहां मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान की क्या करनी है बेटा? गणना करनी है, ठीक है। अब हम देखते हैं, ठीक है, क्या देखते हैं? थोड़ा सा लाइन को मैं सीधा कर लेता हूं। ये सेंटर्ड पॉइंट O, इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर यहां पर पॉइंट P है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान की क्या करनी है? गणना, ठीक है। अब आप देखिएगा, देख ही रहे हैं सर इतनी देर से और कर क्या रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं देख रहे हैं तो देख लीजिएगा। मैंने कहा है कि इस परत के केंद्र बिंदु O के दोनों तरफ ये ऐसे अनेक अल्पांशों से मिलकर बनी हुई है। तो मैंने एक अल्पांश ये ले लिया और एक अल्पांश ये ले लिया, ठीक है। अब ये अल्प है ना बेटा, तो इसका क्षेत्रफल कितना बनेगा? ds। ये भी पूरी परत का क्षेत्रफल कितना हो गया? s। तो इस अल्पांश का कितना बनेगा? ds। इसके अंदर कितना सा आवेश उपस्थित होगा? dq। इसके अंदर कितना सा अल्प प्लेट है तो आवेश कैसा होगा? अल्प। इन दोनों अल्पांशों के कारण ये पॉइंट P है जहां पर मैंने परीक्षण आवेश Q0 की उपस्थिति को माना है। ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है DE और ये DE। अब आप पूछेंगे गुरुजी आपकी घर की अदालत है क्या? आप DE को यहां लिख देते हो, DE को यहां लिख देते हो। अब भैया अगर इतने दिनों से अगर ढंग से पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ DE क्यों लिखा है, यहाँ D लिखा है। अरे भैया इस अल्पांश के कारण पॉइंट P पर जब विद्युत क्षेत्र की स्थिति ज्ञात करूंगा तो ये धनावेश है कि नहीं? परीक्षण आवेश Q0 ये भी धनावेश है। इस अल्पांश के आवेश में ये Q0 परीक्षण आवेश बहुत अल्प है तो इसको इसकी दिशा में प्रतिकर्षित कर दिया, इसने भी इसको इसकी दिशा में क्या कर दिया? प्रतिकर्षित। अब समझ में आ गया होगा मैंने यहाँ पर DE क्यों लिखा है, ठीक है। अब घटक ज्ञात करना मैंने आपको सिखाई दिया है। तो इन अल्पांशों के कारण पॉइंट P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के जो आधार घटक हैं DE cos थीटा, ये कितना बन गया? DE cos थीटा, ठीक है ना। और ये एंगल थीटा मैंने शो कर दिया यहाँ पे। आधार घटक परिमाण में बराबर है, दिशा में भी समान है, तो आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। और ये हो गया बेटा लंबवत घटक DE साइन थीटा, ये आया इसके कारण, और ये भी कितना हो जाएगा? DE साइन थीटा। आप देख सकते हैं कि आधार घटक परिमाण में बराबर हैं, ठीक है ना, और एक ही दिशा में है तो एक दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाएंगे। जबकि लंबवत घटक परिमाण में तो बराबर है परंतु दिशा में विपरीत है, जब अपोजिट हैं तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? ये निरस्त कर देंगे। तो बताओ बेटा विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहाँ होगी? आधार घटकों पर अंदिश होगी ना, इस दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अब ये दिशा इस परत के केंद्र बिंदु O के कैसी होगी? लंबवत होगी कि नहीं होगी? बेटा मैं आपको कितनी बार कह चुका हूँ ये सब कुछ 3D में है और आपका जो बोर्ड है वो 2D में है। तो ये परत ऐसे है फिलहाल बोर्ड पर, जब इसको 3D में लेंगे ना वास्तविकता में तो ये परत कैसे बन जाएगी? ऐसे। मेरे हाथ की सिचुएशन देख लीजिएगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे ही तो है, तो ये जो दिशा है इस परत के सेंटर पॉइंट O के लंबवत होगी कि नहीं होगी? होगी ना लंबवत। कौन सी दिशा में हो रही है? OP दिशा में। कौन सी दिशा हो गई बेटा? OP दिशा में। क्लियर? उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को विद्युत क्षेत्र की दिशा समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये तो हो गई दिशा। अब हम इस पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने वाले हैं।
तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो परत है ना, आवेशित अचालक परत, इसके दोनों तरफ एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करेंगे। तो आइए, तो हम क्या करते हैं, इस परत के दोनों तरफ गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं, तो हमें एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ प्राप्त होता है, जिसके हमें 3 भाग प्राप्त होते हैं, जिसमें से 2 वृत्ताकार होते हैं और एक ऐसा होता है वक्राकार। वक्रे का आकार का नहीं, वक्राकार, कर्बिकल शेप, ठीक है ना। कहीं समझो गुरुजी बकरा कहीं दिख ना रहा हमको यहां, है ना, तो ध्यान दीजिए। ये लो भाई, ये हो गई आपकी आवेशित अचालक परत, ठीक है। ये मैंने आवेश को इसके अंदर रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। दिस इज सेंटर्ड पॉइंट O, इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर आपका ये पॉइंट P था। सेम वही सिचुएशन आ गई। अब इसके दोनों तरफ, तो एक तरफ तो ये और दूसरी तरफ ये लीजिएगा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ले लिया बेटा मैंने दोनों तरफ, ठीक है। ठीक है भाई, ओके। तो ये कैसा पृष्ठ नजर आ रहा है आपको, बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ, जिसके कितने भाग नजर आ रहे हैं आपको, 3, 1 और 2। ये 2 कैसे दिख रहे हैं, वृत्ताकार, और तीसरी जो शेप है वो कैसी दिख रही है आपको, कर्विकल दिख रही है कि नहीं दिख रही है, दिख रही है ना, तो ये वक्राकार हो गया, ठीक है। अब मैंने सबसे पहले अल्पांश पृष्ठ को यहां उपस्थित माना, तो आप देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र तो इस दिशा में है ही है, ये हो गई विद्युत क्षेत्र की दिशा, और इसी दिशा में क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल सदिश ds वेक्टर। अब मैं अल्पांश पृष्ठ को यहां रखता हूं, तो आप देख सकते हैं यह विद्युत क्षेत्र, इसी दिशा में क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल सदिश। अब फाइनली ये देखिए, यहां पे विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है ना, तो अल्पांश पृष्ठ को मैं यहां रखूंगा, तो वो कर्विकल शेप के कैसे होगा, लंबवत होगा कि नहीं, 90 डिग्री, दैट मीन्स द डायरेक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द एरिया ऑफ दिस फॉयल। इसका हो गया हमारे पास एरिया। तो हमें पता चला कि जब ये और ये इन दोनों पृष्ठों पर, यानी कि वृत्ताकार पृष्ठों पर अल्पांश पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश और डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा यहां पर 0 डिग्री और थीटा यहां पर भी कितना डिग्री हो गया बेटा, 0 डिग्री, और कर्विकल शेप पे कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री, ठीक है ना। अब आपको मैं थोड़ा सा, एक्चुअली मेरे पास कोई बुक वगैरह नहीं है, मैं आपको इसको हाथ से समझाने की कोशिश करता हूं। तो आप देखिए, ये मेरा हाथ है, अब इसकी ये बेलनाकार साइज आपको नजर आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है ना बेटा, ऐसा ही तो साइज बन रहा है। देखिए आप इस हिसाब से, ये पहला सर्कल बन गया, ये दूसरा सर्कल बन गया, और मान लेते हैं, इमेजिन ही तो कर रहे हैं, ये हमारे पास कर्विकल शेप हो गई, ठीक है। अब डायरेक्शंस कैसे कैसे निकालें, तो जैसे कि ये डस्टर है मेरे पास, ठीक है, सबसे पहले मैंने इस डस्टर को यहां रखा है, तो यानी आपको मालूम है कि ये चौक वाली डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो इस चौक को इस डस्टर को मैं यहां रखूंगा, तो ये भी विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो गया, यहां पे रखूंगा तब भी विद्युत क्षेत्र दिशा में हो गया, लेकिन यहां रखूंगा ना तो विद्युत क्षेत्र के कैसे हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं डायरेक्शंस आपके समझ में आ गई होंगी। अब मुझे क्या करना है, ये जो पॉइंट P है आपको नजर आ रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो ये लो मैंने दोबारा लिख दिया, यहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो सेम वही प्रोसेस है, संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स कि हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो मैं मान लेता हूं, क्योंकि आधी सी फिजिक्स तो मानने से ही सॉल्व हो जाती है, कि संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान कितना है, फाई, ठीक है। तो बेटा इस पृष्ठ को मैं नाम दे रहा हूं S1, इस पृष्ठ को नाम दे रहा हूं S2, और जो कर्विकल शेप है ना उसको मैंने क्या नाम दे दिया, S3। तो S1 से जो निर्गत विद्युत फ्लक्स है वो हो गया फाई S1, S2 से निर्गत विद्युत फ्लक्स हो गया फाई S2, और S3 से निर्गत विद्युत फ्लक्स हो गया फाई S3। तो फाई इज इक्वल टू में फाई S1 इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, यहां पे आप लिख देंगे S1, S2 से इंटीग्रेशन S2 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर,
अब ये मत कह देना कि सर ये कहां से लिख दिया है, क्योंकि पिछले 4-5 क्लासों से आपको लगातार बताता रहा हूं, ये विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला है, ठीक है ना। ओके, अब प्लस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर s3। अब देखो एक चीज बता देता हूं, अल्पांश पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला कितना है, ई वेक्टर डॉट ds है। अब आप पूछेंगे गुरुजी ये समाकलन क्यों लगा है, क्योंकि ADS केवल इस अल्पांश पृष्ठ का है। अब संपूर्ण पृष्ठ से निकालोगे तो समाकलन लगाओगे कि नहीं लगाओगे। ऐसे ही यहां पर अल्पांश पृष्ठ से निर्गत इतना सा है, संपूर्ण पृष्ठ से निकालेंगे तो कितना लगा दिया हमने, समाकलन। ऐसे ही इस अल्पांश पृष्ठ से निर्गत इतना है, संपूर्ण कर्विकल क्षेत्र से निकालोगे तो समाकलन ही तो लोगे। क्लियर, ठीक। अब फाई बराबर में है, देखिए खोल लीजिए इसको, और खोल लेनी चाहिए, कुछ चीजें खोलने लायक ही होती हैं। EDS cos फर्स्ट S1 पे थीटा इक्वल्स टू 0 प्लस इंटीग्रेशन S2 EDS सेकंड S2 एंगल 0, तो EDS cos 0 प्लस थर्ड थीटा इक्वल्स टू 90, देन इंटीग्रेशन S3 EDS cos 90। अब आखिरकार तो आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो यार, इतना तो आप जानते हैं cos 0 का मान 1 होता है और 90 कितना हो जाएगा, 0। खत्म cos 90, क्या बच रहा है, केवल cos 0। तो देखो फाई बराबर में E, अब देखो ds का समाकलन लूंगा क्या बनेगा मेरे पास, s, तो ES प्लस यहां S1 लिख दो, प्लस E कांस्टेंट बाहर ले लो, ds का समाकलन लूंगा तो क्या बनेगा हमारे पास s, तो हमने यहां पे क्या लिख दिया ES, लेकिन सेकंड पृष्ठ पे कितना लिख दिया S2, ES1 प्लस ES2। समझ में आ गया, ds का समाकलन लिया तो s, लेकिन पृष्ठ बने तो S1 लगा दिया, और यहां पर E को बाहर ले लिया, ds का समाकलन लेंगे तो s, लेकिन सेकंड पृष्ठ तो हमने क्या लगा दिया S2। cos 0 ये कैसे खत्म हो गया, क्योंकि सर इसका मान कितना होता है, 1 होता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। लेकिन आप चित्र की तरफ आइए थोड़ा सा, S1 और S2 दोनों कैसे पृष्ठ हैं, वृत्ताकार पृष्ठ है ना, तो S1 बराबर S2 बराबर में क्या मान लेता हूं S, तो फाई बराबर में ES प्लस ES। अब या तो दूसरी क्लास को बालक बता देगा ES और ES जोड़ेंगे तो 2ES बने, ठीक है ना, या हमको हाथी घोड़ा ना है। समीकरण नंबर, अब तक एक का समीकरण दिया है कि हमने नहीं दिया है, इसको मान लेते हैं 1। अब बेटा ये किसकी एप्लीकेशन है, गाउस की है, तो कंपेयर किससे करेंगे, गाउस से, तो गाउस के नियम से, ठीक है। आ जाओ भाई, गाउस के नियम से कंपेयर करा रहे हैं। गाउस मर गया, लेकिन एक कंडीशन हमारे पास छोड़ गया। देखो एक काम करो, सरफिक्स में E लगा लो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो फाई E बराबर में Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो Q को मैं यहीं पे इसका आराम नाम कर देता हूं Q का। अब आप जानते हैं कि इसकी जो हमारे पास डेंसिटी है, यानी कि जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो कितना है, सिग्मा, तो सिग्मा बराबर में कितना होगा बेटा, Q अपॉन S, पूरे पृष्ठ का ले रहा हूं, ठीक है। तो Q बराबर में कितना आ जाएगा बेटा, सिग्मा S, तो मैं यहां पे वैल्यू पुट करूंगा, फाई E इज इक्वल्स टू में Q की जगह पर सिग्मा S अपॉन कितना चल रहा है, एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर सेकंड, कंपेयरिंग आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड ऑल्सो सेकंड, तो समीकरण नंबर 1 व 2 से तुलना करने पर, ठीक है। एक कह रहा है फाई E इज इक्वल्स टू में 2ES, एंड सेकंड कह रहा है फाई E इज इक्वल्स टू में सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आप देख सकते हैं कि LHS पार्ट इक्वल है बेटा, अब LHS पार्ट इक्वल है तो RHS पार्ट भी इक्वल ही होगा, तो 2ES इज इक्वल्स टू में सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अंधों को भी नजर आ रहा है, S कैंसिल हो गया, तो 2E इज इक्वल्स टू में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो भैया देखो बंधु, आपको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, E की है, आंख बंद करके कर दीजिएगा, 2 का भाग लग जाना है, तो सिग्मा अपॉन कितना आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए थोड़ा सा जगह का अभाव है, इस वजह से मैं इस फंक्शन को यहां लिख रहा हूं ऊपर। किसी समरूप अपरिमित आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ गई है, E इज इक्वल्स टू में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, आ गई ना। लेकिन ध्यान रखें ये स्केलर फॉर्म में, स्केलर फॉर्म में है, अब इसको लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा, E वेक्टर इज इक्वल्स टू में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू n कैप, दैट्स ऑल। यानी कि ये है हमारे पास गाउस की सेकंड एप्लीकेशन, और जिसका नाम था
किसी समरूप अपरिमित आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें कुछ भी नहीं है, आप नॉर्मल सा देख सकते हैं। सबसे पहले थ्योरेटिकल पार्ट हमने परत ली गुरुजी, उसके सेंटर पॉइंट से पॉइंट पी पर हमने विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। यहां पर हमारे पास घटक वगैरह वगैरह वगैरह, तो आधार घटक परिमाण में समान है तो आपस में जुड़ जाएंगे, और लंबत घटक परिमाण में कैसे विपरीत हैं तो कट जाएंगे। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता आधार घटकों के अंदर होगी। फिर हमने गाउसियन प्रश्न की रचना कर ली, कैलकुलेशन कर ली, और हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आ गई। किसके कारण? आवेशित अचालक परत के कारण। ठीक है, इसको रीड कीजिएगा, एक बार नहीं पूरे लेक्चर को आप 2 बार देखिएगा। ठीक है, और तब तक पीछे मत छोड़ेगा जब तक आपके समझ में नहीं आ जाती। लेकिन फिर भी मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूं, फिर भी अगर आपको कहीं पर कोई भी कमी दिखती है तो प्लीज आई जस्ट हार्डली रिक्वेस्ट टू एवरीवन, आप कमेंट में जरूर डाल दें कि सर इसमें ये चीज हमारे समझ में नहीं आई। बिकॉज मैं आपके कमेंट्स रीड करता हूं, आप डालते ही नहीं है कुछ भी, इसका मतलब तो ये आप देख ही नहीं रहे। ठीक है, तो अगर डाल रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर आपके पूरा समझ में आता है तो आप ये भी लिखें कि सर हमारे समझ में आ गया है। ठीक है ना? ओके, थैंक यू।